हेलो, वेलकम टू लॉयर अकेडमी इंडिया। हूँ एडवोकेट करण मौर्य और हम लोग देख रहे हैं आईपीएस एसओ लॉ ऑफिसर के लिए मॉक टेस्ट। ठीक है, और ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स के 25 हाई क्वालिटी एमसीक्यूज रहेंगे। अगर आप लोग एआईबी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी इम्पोर्टेंट रहने वाले। ठीक है, तो उसकी बात नहीं है, दिक्कत नहीं है कि आप आईपीएस की तैयारी कर रहे हो या एआईबी की। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। Question number one: The Landmark Foundation case that explicitly established the principle of injurious and damno legal injury without actual physical or financial damage in common law. तो द एच वी वाइट या ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस या रायलैंड फ्लेचर या फिर डोनोवन वर्सेस स्टीवेंसन। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। और सिंपल क्वेश्चन है बट एग्जाम में आता है, और नहीं पता है तो इसको लिख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक आता है। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर हमारा एच वी वर्सेज वाइट। इसमें हुआ क्या था, ये वोटर वाला केस था, और ये देखना, और हमारे इंडिया में भी ये केस हुआ था। ठीक है, राइट टू वोट जो है उसमें हमारी कोई इंजरी तो नहीं होती अगर हमें कोई वोट नहीं डालने देता, बट लीगल इंजरी जरूर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा: विच क्लास केस इज द लीडिंग अथॉरिटी इन द प्रिंसिपल ऑफ डैमनम साइन इंजीरिया वेयर एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस वाज कॉस्ट बट नो लीगल राइट वाज इन्फ्रिंज्ड। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। मुगल स्टीमशिप वर्सेज को मैकग्रोवर ग्रो कंपनी, या फिर ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल, या चेजमोर रिचर्ड्स, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ दी अबव। चारों के चारों केस अलग अलग हैं, और चारों के चारों केसेस जो हैं उनमें क्या सीन रहता है, यही रहता है। ठीक है, ग्लूकोस्टर हो गया, ग्लूकोस्टर वाला तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच ऑफ the strict liability rule propounded in Rylance versus Fletcher requires certain essential ingredients. Which of the following is not a mandatory element for strict liability? Bring or accumulation of a dangerous thing on land, या फिर escape the dangerous thing from the land, या फिर non natural use of land, या फिर proof of negligence और bad intention। आंसर दीजिए इसका 5 सेकंड्स में आप लोग। और इसका आंसर है, तो इसका आंसर हमारा प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस और बैड इंटेंशन मेंसली ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा: इन विच लैंडमार्क जजमेंट डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन्वॉल्व द डॉक्ट्राइन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी एक्सप्लिसिटली स्टेटिंग दैट इट कैरीज नो एक्सेप्शंस अनलाइक द रूल इन रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। तो केस है ओलियम गैस लीक वाला, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन कार्बाइड, वेल्लोर सिटीजन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरमेंटल लीगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वैसे तो ये सारे के सारे केसेस ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, पढ़ लेना, कॉपी में लिख लेना, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट्स ही पूरा केस लॉज पे बेस्ड है, ये कोई कोडिफाइड लॉ तो है नहीं। ठीक है, सारे के सारे जो लॉज बनाए गए केस लॉज पे ही बनाए गए, तो इनको याद रखना। बाकी आंसर हमारा ये है, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओलियम गैस लीक में ये बात आई थी। ठीक है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, भले ही आपकी गलती हो ना हो, लेकिन अगर किसी को कोई नुकसान हुआ तो उसका जिम्मेदार आप ही होंगे। हजार्डस इंडस्ट्री की ये बात कही है। Okay, next question. The defense of voluntary non-fit injuria is heavily restricted by certain exceptions. In which situation can a defendant not plead this defense? In rescue cases where the plaintiff voluntarily encountered danger to save a life, yeah, where the consent was obtained by fraud or coercion, yeah, where the risk encounter is due to the statutory negligence of the defendant, या फिर all of the above। 5 सेकंड से आपके पास आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन: अंडर द प्रिंसिपल ऑफ vicarious liability, a master is liable for the torts committed by his servant. What is the fundamental test to determine this liability? The tort must be committed in the course of employment, या the servant must be a minor, या फिर the master must have given direct written orders to commit the wrongful act, या फिर the master have financially profit from the tort। आंसर दीजिए। ओके, तो आंसर है हमारा, द टॉर्ट मस्ट बी कमिटेड इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तब वाइकेरियस लायबिलिटी लागू होती है। जैसे कि मान लो कि आप
किसी के यहाँ काम करते हो और उसने कुछ आपको बाइक दी और बोला कि वहां से सामान लेकर आओ ये, और उस सामान लेने के चक्कर में आपने कोई टॉर्ट कर दिया, ठीक है, तो उसमें वो लायबल होगा, मास्टर आप नहीं लोगे। लेकिन आप अपनी मर्जी से गेड़ियां मारने चलेगा, घूमने चलेगा वो बाइक लेकर, ठीक है, 10 किलोमीटर दूर आगे, और अपनी मर्जी से फिर घूम रहे हो, किसी को ठोक दिया, तो फिर मास्टर लायबल नहीं होगा, आप लायबल होंगे, ठीक है। तो ये मास्टर सर्वेंट की लायबिलिटी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लैरिफाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन sovereign and non-sovereign functions regarding the state's vicarious liability for the torts of its employees? स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, या कस्तूरी लाल लालिया वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, या फिर स्टेट ऑफ एमपी श्याम सुंदर त्रिवेदी, या फिर चेयरमैन रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रमा दास। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा कस्तूरी लाल लालिया वर्सेस राम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the true legal operational definition of res ipsa loquitur in the context of professional negligence suits? तो इसका हमें वो बताना है मीनिंग, तो थिंग्स स्पीक इटसेल्फ है, या फिर क्लेमेंट मस्ट प्रूव नेग्लिजेंस बियॉन्ड ऑल रीजनेबल डाउट्स, या कॉन्ट्रैक्ट ओवरराइड टॉर्चर रिस्पांसिबिलिटी, या फिर नो एक्शन कैन अराइज फ्रॉम एन इमोरल कॉज। 5 सेकंड से आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर हमारा द थिंग इट स्पीक इटसेल्फ, ठीक है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट डॉक्ट्राइन है और एग्जाम में डायरेक्टली आ जाती है, तो इसको याद रखना, ठीक है। बाकी ये एक्सप्लेनेशन दे रखा है, देख लेना, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड ड्यूटी ऑफ केयर इन केस of negligence is calculated based on the standard of benchmarking metrics applied to an exceptionally skilled professional expert, या a reasonable and prudent man under similar circumstances, या फिर a minor child under 10 years, या फिर the specific subjective mind of the defendant। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में आप लोग इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा a reasonable and prudent man under similar circumstances। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the structural distinction between label and cylinder under the law of defamation? Label is defamation in a permanent form, written, printed, as a cylinder in transient form, spoken words, gestures. Yeah, label is always a crime, whereas cylinder is never actionable. Yeah, cylinder is actionable per se without proof of actual damage on all situations. या फिर लेबल अप्लाइज ओनली टू पब्लिक बैंक्स एंड कॉर्पोरेट इम्पेरेटिव्स। आंसर दीजिए 5 सेकंड में, और सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, तो इसका आंसर हमारा लेबल इज डिफॉर्मेशन बाय इन अ परमानेंट फॉर्म। और इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, लेबल का मतलब होता है लेबल, ठीक है, लेबल मतलब चिपकाना या फिर लेबल बनाना किसी के प्रिंटिंग फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, वो लेबल बनाया था। स्पोक्स मतलब बोला गया है, प्रिंट प्रिंट नहीं हुआ, एस मीन्स बोला गया, सिलेंडर हो गया वो। तो इससे याद रखना, बाकी जो मर्जी हो वैसे याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। Which of the following is an absolute defense against an action for the tort of defamation? Truth or justification, या fair comment और public matters, या absolute privilege, या फिर all of the above। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंडमार्क इंग्लिश केस डॉनग वर्सेस स्टीफेंसन is universally celebrated for establishing which foundational tort doctrine? तो strict liability principle, या नेवर प्रिंसिपल, या फिर vicarious liability rules for commercial agents, या फिर the absolute bar on minor tort recovery। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में इसका। ओके, तो इसका आंसर हमारा the never principle forming the base of modern law of negligence। Next question, in which case did the court rule that master is liable for a fraud committed by a servant if it was done within the apparent scope of authority, even if it was solely for the servant's private gain? लैड वर्सेस ग्रेस स्मिथ एंड कंपनी, या फिर वारविक वर्सेस इंग्लिश जॉइंट स्टॉक बैंक, या लिम्पस वर्सेस लंदन जनरल ऑमनिबस कंपनी,
या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ओके, तो इसका आंसर हमारा लैड वर्सेस ग्रेस स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉर्पोरेट एंटिटी और बैंक कैन नॉट बी हेल्ड vicariously liable for an act of an independent contractor, which of the following is an exception to this rule? Where the employer authorizes or rectifies the illegal torches act, या strict liability और absolute liability scenario under statutory rules, या फिर where the work assigned itself constitutes a public nuisance, या फिर all of the above। ये पीपीटी आपको कहाँ मिलेगी? ये पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर, ठीक है, टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। और नोट्स वगैरह की नीड होगी आपको रिवीजन वगैरह के लिए, और मॉक टेस्ट लगाने के लिए मॉक टेस्ट की भी नीड होगी। तो 20 मॉक टेस्ट हैं और सब्जेक्ट वाइज ऑल सब्जेक्ट के नोट्स हैं। ये सब मिल जाएगा आपको जस्ट 399, ठीक है। एकदम स्पेशल चीजें हैं इसमें सारी की सारी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये मिलेगा कहाँ से आपको कोर्स? तो ये मिलेगा आपको इस नंबर पर, व्हाट्सएप करेंगे आप इस नंबर पर। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है डिटेल्स, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस implies that the plaintiff by their own or want of care contributed to the damage caused by defendant's negligence, after that defendant is completely absolved of liability in every Indian suit, या burden of proof shifts permanently to the local state government, या फिर fines are doubled for corporate defendants। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको याद रखना, एग्जाम में यहाँ से आता है क्वेश्चन जरूर। तो इसका आंसर हमारा ए, द प्लेंटिफ बाय देयर ओन वांट ऑफ केयर कंट्रीब्यूटेड टू द डैमेज कॉज्ड बाय द डिफेंडेंट्स नेग्लिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ द मैक्सिम एक्सियो पर्सनालिस मोरिटर कम पर्सोना? A personal action dies with the person, या contracts can expand past the death of corporate agents, या फिर criminal actions transfer to legal heirs directly, या फिर limitation tracker resets completely upon sudden death। 5 सेकंड से आंसर दो। ओके, तो आंसर हमारा इसका अ पर्सनल एक्शन डाइज विद द पर्सन, ठीक है। जब कोई मर जाता है तो उसके जो एक्शंस भी होते हैं वो भी डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा क्रिमिनल केस खत्म हो जाता है अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है अक्यूज्ड की। बट जो सिविल केस होता है उसमें क्या होता है सीन, उसमें तो हमेशा चलता ही रहता है, लीगल आयर्स आ जाते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डोमेन ऑफ टॉर्ट्स मैलाइज इन लॉ simply translates to a wrongful act done intentionally without care, without just cause or excuse, या फिर presence of spite, ill will or bad personal motives, या फिर an act punishable with dynamic criminal sentence, या फिर a valid out of court compound arrangement। आंसर दीजिए 5 सेकंड में। ओके, तो इसका आंसर wrongful act done intentionally without just cause and or excuse। Next question, which of the following elements must be strictly established to successful sue for the tort of or of malicious prosecution? The plaintiff was prosecuted by the defendant without any reasonable and probable cause. The prosecution was launched with a malicious intent, या फिर the proceedings terminated in favor of the plaintiff and the suffered damage, या फिर all of the above। 5 सेकंड से आंसर दीजिए। ओके, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द tort of nuisance is divided into public nuisance and private nuisance। Public nuisance constitutes an injury, comfort, threat or offense caused to the public at large, actionable as a criminal crime or under criminal codes। An unlawful interference with a specific person's use or employment बिल्कुल नहीं है। ब्रीच ऑफ कमर्शियल बैंकिंग वारंटीज नहीं है, आउट ऑफ कोर्ट नहीं है। तो इसका आंसर ये है हमारा, ठीक है, क्योंकि पब्लिक की बात हो रही तो ये वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the doctrine of remoteness of damage was drastically redefined in the famous Wagon Mount case, which established the test of directness
रीजनल फोरसाइट, एब्सोल्यूट स्टैट्यूटरी ट्रैकिंग या फिर स्ट्रिक्ट इंटरनल बैंकिंग ऑडिट चेक्स। 5 सेकंड से आंसर दो। ओके, तो इसका आंसर है रीजनेबल फोरसाइट। ठीक है, पढ़ लेना, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लेम्स कैन बी ब्राउट अगेंस्ट अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और सेलर फॉर tortious sound harm. This statutory expansion aligns closely with which tort concept, strict product negligence और breach of duty of care, या फिर sovereign immunity parameter, या फिर absolute arbitrariness exclusions, या फिर legal maxims void tracks। 5 सेकंड से आंसर दो। ओके, तो इसका आंसर हमारा स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट नेग्लिजेंस एंड ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a plaintiff's legal right is violated but they suffer absolutely no financial loss, which statement accurately reflects their right to claim damages? The suit will be dismissed under damnum sine injuria. Nominal damage can be awarded as the tort is actionable per se under injurious and damno, या फिर the plaintiff will be fined or wasting the court's time, या फिर the suit can only be resolved by a corporate banking arbitration tracks। 5 सेकंड से आंसर दो। ठीक है, तो आंसर हम देखते हैं क्या है। नॉमिनल डैमेजेस कैन बी अवॉर्डेड एज द टॉर्ट इज एक्शनेबल पर से अंडर इंजूरिया साइन डैम नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिनेरियो इज द डिफेंस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट completely invalid, where the accident could have been avoided by reasonable care and caution? Yeah, the strict liability cases falling under the rule of Rowlands versus Fletcher, absolute liability scenario involving hazardous industrial facility, या फिर all of the above। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड रूल ऑफ लायबिलिटी गवर्निंग अ बैंकर्स wrongful dishonor of a consumer's check leading to severe injury to the customer's credit and commercial reputation stems from the tortious principle of business defamation and statutory duty breach, या फिर absolute sovereign immunity protections, या द डॉक्ट्राइन ऑफ अज्यूम्ड वॉलिटी, या फिर एक्सटर्पी कॉज ऑफ पैरामीटर्स। आंसर दीजिए 5 सेकंड्स में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा द टॉर्टियस प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस डिफॉर्मेशन एंड स्टैट्यूटरी ड्यूटी ब्रीच। ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, which of the following acts does not constitute the tort of trespass to land? Walking across another person's private land without authorization, या throwing stones or waste material onto another person's property, या remaining on another's land after the valid license or permission has expired, या फिर viewing or looking at another person's land from the airplane flying a lawful height under statutory aviation controls। 5 सेकंड से आंसर दो। ओके, तो इसका आंसर हमारा डी, किसी की प्रॉपर्टी को देखने से मनाही नहीं है अगर आप ठीक ठाक ऊंचाई से देख रहे हो एरोप्लेन से। ओके, तो 25 में से कितने सही है ये बताना। और एक चीज और, वो ये है, नोट्स वगैरह की नीड्स है आपको, तो उसके लिए आपको मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में नंबर वगैरह दिया है, सारी चीज़ें वहाँ से देख लेना, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, रिवीजन के लिए आपको चाहिए होंगे। और मॉक टेस्ट ही करना है आपको, क्योंकि मॉक टेस्ट के अलावा आपका कुछ नहीं होने वाला, तो दोनों चीज़ें प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज भी हैं, तो उनको भी देख लेना, वो भी मिल जाएंगे उसी में, तो तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।